वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य का जो पार्ट है आपका BA 3 अर्थात BA थर्ड ईयर में अगर आप हैं, BA तृतीय वर्ष में हैं, तो आप पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। आपको पता होगा हिंदी साहित्य में 3 पेपर होते हैं। खास करके जब आप BA थर्ड ईयर में जाते हैं तो हिंदी साहित्य में आपको 3 पेपर देने होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जनपदीय भाषा साहित्य का होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो आज हम दूसरे पेपर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो पेपर होता है आपका उसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को सेकंड पेपर कर दिया गया है और हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को थर्ड पेपर या फर्स्ट पेपर बना दिया गया है। तो उसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आपको अगर एक प्रकार से आपकी किसी भी सिलेबस में है, आप किसी भी ईयर में हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जो ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए, BA थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास पेपर 2, और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। इसका मॉडल पेपर और इससे पहले एक मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने दे दिया, आप लोगों ने उसको देखा भी है। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं BA तृतीय वर्ष हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास से बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। देखें, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड बा से लघु उत्तरीय, और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आ टाइप के प्रश्न होते हैं उनको आपको एक प्रकार से 50 शब्दों में लिखना होता है और 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, 2 अंक एक प्रश्न के लिए आपको दिए जाते हैं अगर आप सही करते हैं अति लघु उत्तरीय के। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हिंदी शब्द समूह को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, बताएं। तो हिंदी शब्द समूह की अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसको हम 6 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। खास करके सामान्य रूप से अगर देखें हिंदी शब्द समूह को, हिंदी शब्द समूह का मतलब होता है कि कौन कौन से शब्द जो है हिंदी में प्रयोग हुए हैं, कहाँ कहाँ से, तो वही शब्द समूह। देखिए, तो इसको मुख्य रूप से 6 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला आप देखिएगा, पहला भाग है आर्य भाषा के शब्द। आर्य भाषा के शब्द में जैसे कि भारतीय आर्य भाषाओं में मुख्य रूप से जैसे गुजराती भाषा, बंगला, मराठी, पंजाबी, ये सब जो है ये प्राचीन आर्य भाषाएं हैं या भारतीय आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये एक तो आर्य भाषा के शब्द जो आए, जैसे कि गुजराती भाषा से हड़ताल शब्द है, गरबा शब्द। ठीक है, बंगला भाषा का उपन्यास, गल्प और पैठ शब्द हो गया। मराठी भाषा का चालू शब्द हो गया। पंजाबी का सिख, सरदार, तंदूर, ये सब शब्द जो हैं ये आर्य भाषा के शब्द हैं। और खास करके हिंदी शब्द समूह में आप देखेंगे तो ये भी शब्द आपको मिलेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो कि आर्य भाषा समूह से आए हैं। दूसरा जो शब्द समूह है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का शब्द। एक प्राचीन आर्य भाषा का शब्द और एक आधुनिक आर्य भाषा का शब्द। ठीक है, आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा के शब्द हैं वो। ठीक है, और जो तीसरा शब्द आपका होता है अगर उसकी बात की जाए, और तीसरा जो आपका होता है शब्द समूह वो कौन सा होता है, अनार्य भाषा का शब्द। अच्छा, अनार्य भाषा जो है उसकी अगर बात की जाए तो अनार्य भाषा में आपको पता होगा जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब जो दक्षिण की बोलियां हैं, भाषा हैं, वो सब एक प्रकार से अनार्य हैं। आर्य भाषा जो ऊपर बोली जाती वो अनार्य माने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो भाषा है ये सब एक प्रकार से जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ हैं वो भाषा खास करके अनार्य भाषा कहलाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये एकदम से क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और जो चौथा होता है हिंदी शब्द समूह में, खास करके अगर उसकी बात की जाए तो जो अनार्य भाषा के शब्द तो हो ही गया। अगला है बोलियों और उपभाषा जो होती हैं, कुछ बोलियां होती हैं, कुछ उपभाषा होते हैं उनके शब्द। जैसे जो बोलियों की बात की जाए या उपभाषाओं की बात की जाए, जैसे अवधी भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ये सब उपभाषा है। विभाषा भी कहा जाता है अवधी वगैरह को, क्योंकि विभाषा जो होती है कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से भाषा से थोड़ा कम होती है और बोली से थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से उपभाषा भी होती है। समझ रहे हैं ना? तो वही जैसे राजस्थानी हिंदी हो गई, गुजराती हिंदी, पहाड़ी हिंदी,
आप देखते हैं मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, मराठी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो इन सभी हिंदी के जो शब्द आए हुए हैं कहीं ना कहीं पे, तो कुछ बोलियां जो रही हैं, कुछ उपभाषाएं रही जो कि भारतीय संदर्भ में रही, भारत में ही प्रचलित, तो वो एक प्रकार से उनके कुछ शब्द जो हिंदी में शब्द समूह के रूप में आते हैं। पांचवा जो शब्द समूह है वो है विदेशी भाषा का शब्द। विदेशी भाषा में आपको पता होगा अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू, ये तमाम प्रकार के शब्द भाषाएं, ठीक है। और जो छठा है वो होता है दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द। अच्छा, दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अभी संकर शब्द की यहाँ पर हमने प्रश्न रखा तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 6 आपके हो गए हिंदी शब्द समूह, कौन कौन से? आर्य भाषा के शब्द, ठीक है, प्राचीन जो आर्य भाषा है, और एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, जो आधुनिएक भाषाएं हैं आर्य की, मतलब आर्य भाषा में, और तीसरी है अनार्य भाषा, चौथी है बोलियां और उपभाषाओं के शब्द, चौथा आपका जो एक प्रकार से आपका कौन सा पड़ेगा अगला? पांचवा पड़ेगा विदेशी भाषा, और ख़ास करके विदेशी भाषा की बात की जाए उसके कुछ शब्द हैं। इसके अलावा दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द, ठीक है। तो ये सब शब्द जो है खास करके बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ओके, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट प्लीज़ वेट करेंगे। हाँ, ओके, चले। तो ये हो गए दो भाषाओं के बनने से योग वाले शब्द जो होते हैं वो। तो एक प्रकार से हिंदी शब्द समूह को हम सामान्य रूप से 6 वर्गों में बांट सकते हैं। दूसरा प्रश्न है राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए, बढ़िया प्रश्न है। तो राजस्थानी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं भाई? राजस्थानी हिंदी की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा राजस्थानी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं। कौन सी बोलियां हैं? 5 बोलियां। राजस्थानी हिंदी की 5 बोली कौन कौन सी है? पहली है पश्चिमी राजस्थानी, यानी जिसको मारवाड़ी कहते हैं। दूसरी है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसको मेवाती कहते हैं। तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसको जयपुरी कहते हैं। चौथी जो भाषा है राजस्थानी हिंदी की वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थानी है उसको मालवी बोलते हैं, और उत्तरी पूर्वी को क्या बोलते हैं? मेवाती बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था। और दक्षिणी जो राजस्थानी भाषा है जिसको 5वीं भाषा बोलते हैं वो है निमाड़ी भाषा। तो एक प्रकार से पहली कौन सी हो गई? जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है तो उसको मारवाड़ी बोलते हैं। दूसरी जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है उसको मेवाती बोलते हैं। और जो मध्य पूर्व भाग में बोली जाती है राजस्थान के उसको बोलते हैं जयपुरी। और जो अगला आपका आता है उसकी अगर बात की तो दक्षिणी पूर्वी एरिया में जो राजस्थान की बोली जाती है उसको बोलते हैं मालवी, ठीक है। और इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में कुछ भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं निमाड़ी, ठीक है। तो एक प्रकार से ये बोलियाँ हैं, भाषा में बोल रहा हूँ, बोलियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी एक प्रकार से अपने आप में एक भाषा बोल सकते हो, सॉरी एक उपभाषा बोल सकते हो, ठीक है, जिसकी ये 5 बोलियां होती हैं, ठीक है। आपके समझ में आई कौन कौन सी? एक तो हो गया भाई मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी और निमाड़ी। ये 5 जो है राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हिंदी की बोलियां हैं। जैसे अगर बात की जाए आपको पता होगा, जैसे कि अगर बिहारी हिंदी की बात की जाए तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। किसमें भाई? अगर आपसे पूछे बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में लिखें तो बिहारी हिंदी कितनी बोलियां हैं भाई? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहली है भोजपुरी, दूसरी है मैथिली और तीसरी है मगही। भोजपुरी की कमेंट्री आप लोग तो टाटा IPL में सुन ही रहे होंगे, ठीक है। एकदम से भोजपुरी लेकिन अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं जो कमेंट्री करते, मैंने सुना है उतनी अच्छी बोल नहीं पाते हैं। तो भोजपुरी, मैथिली और मगही ये 3 जो है भोजपुरी हिंदी की भाषा है। तीसरी जो एक प्रकार से हिंदी है वो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की अगर बात की जाए तो पहाड़ी हिंदी भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अपने आप में कई बोलियों को समाहित की हुई है। तो पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी 3 बोलियां हैं भाई? पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। कौन कौन सी भाई? कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। ये एक प्रकार से 3 बोलियां हैं। किसकी किसकी 3 बोलियां भैया? तो पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां, ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हो गई आपकी कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। और जो अगली जो एक प्रकार से जो हिंदी है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में पूछा आ सकता है। पश्चिमी हिंदी की बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां सम्मिलित हैं। कितनी बोलियां बाबू? 5 बोलियां। कौन कौन सी? पहली तो आप लिख सकते हो इसमें खड़ी बोली शामिल है, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी कन्नौजी,
चौथी बांगरू और पांचवी बुंदेली। तो बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बात की जाए पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी की 3 बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां भाई? पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में जैसे कि अवधी और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी और एक और है। ठीक है, तो अवधी और छत्तीसगढ़ी और एक कोई और भाषा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो एक प्रकार से तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और एक प्रकार से और एक है, कोई ध्यान नहीं आ रहा है मुझको, तो उसको लेकर के अभी मैं थोड़ा सा ध्यान आएगा तुरंत मैं आपको बता दूंगा। तो एक प्रकार अवधी बघेली, हाँ बघेली, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखें कुल मिलाकर के हिंदी की अगर बात की जाए, यहाँ पर मैं आपको विस्तार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति की अगर बात की तो 5 बोलियां मुख्य रूप से या 5 उपभाषा से हिंदी का निर्माण हुआ। कौन कौन सी? पहली आप देखिएगा राजस्थानी हिंदी, दूसरी आप क्या लिखोगे? दूसरी बिहारी हिंदी, तीसरी लिखोगे पूर्वी हिंदी, चौथी आप लिख सकते हो पहाड़ी हिंदी, ठीक है, और 5वीं लिख सकते हो पश्चिमी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं जिसके माध्यम से हिंदी का विकास हुआ, हिंदी बनी। अच्छा, जो राजस्थानी हिंदी है उसमें 5 बोलियां मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी और मालवी और निमाड़ी। हमने जो दूसरा बताया आपको बिहारी हिंदी में 3 हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। पूर्वी हिंदी में हमने आपको बताया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमने राजस्थानी मतलब पहाड़ी हिंदी में आपको 3 बोलियां बताई, कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। हमने आपको पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां बताई। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। तो एक प्रकार से इन्हीं सभी बोलियों से के मिलने से हिंदी का निर्माण हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न आपका संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संकर शब्द के कोई 4 उदाहरण दीजिए। संकर शब्द की अगर बात की जाए, देखिए तो पहला उदाहरण आप लिख सकते हो संकर शब्द का। आप लिखेंगे संकर शब्द के बारे में कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो कि 2 भाषाओं के योग से बनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, और किसी तीसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला जो शब्द मैं लिख रहा हूँ वो है रेल मंत्री। रेल मंत्री की अगर बात की तो रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, और मंत्री जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। मंत्री किसका शब्द है भाई? मंत्री जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और रेल जो है वो इंग्लिश का शब्द है। तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। रेल मंत्री मतलब रेल अंग्रेजी का शब्द है, मंत्री संस्कृत का, और इससे दोनों को मिलाकर के बना हिंदी का रेल मंत्री। तो ये होगा संकर शब्द। दूसरा जो है उदाहरण वो आप लिख सकते हो शेयर बाजार। शेयर बाजार जो एक ही में लिखेंगे। तो शेयर बाजार की अगर बात किया है तो शेयर बाजार जो है, शेयर जो है किसका शब्द है भाई? शेयर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और बाजार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? बाजार। जा यहाँ पर जा के नीचे बिंदी भी बाजार में होती है। तो बाजार जो है वो कैसा शब्द है? फारसी शब्द है, और जो आपका शेयर शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है। तो ये हो गया संकर शब्द। तीसरा आप देखेंगे उदाहरण लिख सकते हैं राजमहल की अगर बात करें तो राज जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। राज किसका शब्द है भाई? राज जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि जो महल शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बाबू? अरबी भाषा का शब्द है। कौन? महल। ओके, तीसरा उदाहरण आपका हो गया। चौथा उदाहरण आप संकर शब्द का लिख सकते हो डाक खाना। क्या लिखेंगे भैया? डाक खाना। डाक जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? डाक जो है वो हिंदी का ही शब्द है, मूल रूप से किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है। और खाना किसका शब्द है बाबू? खाना जो है ये फारसी शब्द है। समझिए, खाना कैसा शब्द है? जो खाना खाते वो भी और ये भी खाना, दोनों खाना फारसी शब्द है। खाना शब्द वही फारसी है। ठीक है, तो खाना शब्द कैसा? फारसी है। तो इन 2 भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। समझ में आ गई चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है भाषा का व्युत्पत्ति परक अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाषा का व्युत्पत्ति परक अर्थ की अगर बात की जाए तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये संस्कृत का एक धातु है भास। संस्कृत के भास धातु से एक प्रकार से व्युत्पत्ति मानी जाती है भाषा शब्द की। और भास का मतलब होता है व्यक्त वाणी, ठीक है, या भास वक्ता मतलब कि वक्तायाम वाची, मतलब जो व्यक्त की हुई वाणी है उसी को बोलते हैं भास। ठीक है, संस्कृत में। और भास से बना हुआ है भाषा।
तो भाषा शब्द का प्रयोग जो है व्याकरणिक दृष्टि से उच्चारित वाणी के लिए किया जाता है, और वैसे भाष धातु का शब्द मतलब भाष धातु से बना हुआ शब्द है भाषा। ठीक है, क्लियर हो रही चीज़ें। तो भाषा का व्युत्पत्ति परक अर्थ ये हो गया, भाषा क्या है, एक सामाजिक तत्व है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न होता है, और भाषा लोक व्यवहार के द्वारा अर्जित की जाती है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, सारी भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। जबकि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, और यही विस्तृत अर्थ में भाषा कहलाती है। तो भाषा यही होती है। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द की बात की जाए तो देशज शब्द जो होता है, ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। और जो देशज शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इन शब्दों का मूल उद्गम कहाँ से हुआ है, ये शब्द कहाँ से निकले हैं, इनका कोई अता पता नहीं है, और इसीलिए इसको देशज शब्द कहा जाता है। जैसे आपको उदाहरण में बताऊँ देशज शब्द का, जैसे कि लोटा, लोटा शब्द किसी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन कहा जाता है हिंदी में। इसी प्रकार से काका शब्द, देखिए चाचा तो मिल जाएगा, काका शब्द आपको नहीं मिलेगा। काका बना है चाचा के ही एक प्रकार से शब्द से, तो चाचा से बना काका, तो काका शब्द जो है इसकी उत्पत्ति नहीं आ पाते। काका, लोटा, इसके अलावा जूता, ठीक है, चाचा भी एक प्रकार से शब्द आप देखिएगा, ये भी देश शब्द में ही रखा जाता है। चिड़िया, डिबिया, खिचड़ी, खटिया, मचिया, ये सब शब्द जो है ये सब कैसे हैं, ये सब देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है मतलब किसी भाषा से, ये एक प्रकार से कहाँ से इनका उद्गम है, कहाँ से निकले, कुछ अता पता नहीं है। लोगों ने इसे व्यवहार में कहना प्रारंभ किया होगा और ये इस प्रकार से प्रचलित है। तो ये देशज शब्द होते हैं। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन आप देखिएगा, वीर गाथा काल के अन्य नाम क्या क्या हैं, फटाफट से आप बताइएगा। तो वीर गाथा काल तो नाम किसने दिया, सबसे पहले यही प्रश्न उठता है, वीर गाथा काल नाम किसने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने वीर गाथा काल मतलब आदि काल को वीर गाथा काल कहा। इसके अलावा वीर गाथा काल को विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान, उन्होंने इसको बीज वपन काल भी कहा। ठीक है, और वीर गाथा काल तो रामचंद्र शुक्ला जी ने ही कहा था। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरत्यान ने कहा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। और इसके अलावा आप देखते हैं आदि काल जो कहा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है, और आचार्य द्विवेदी से पहले शुक्ला जी ने भी आदि काल कहा था इसको, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन शुक्ला जी ने जो फोर्स किया वो वीर गाथा काल पर किया, क्योंकि वीर गाथात्मक ग्रंथ उनको ज़्यादा मिले। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी को, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने वीर गाथात्मक रचनाओं को देखा और कहा कि इसमें वीरतापूर्वक रचनाएं हो रही थी, इसलिए वीर गाथा काल है। तो वीर गाथा काल के नाम हो गए जो मैंने आपको बताया। 7वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवियों के नाम और रचनाएं भी लिखिए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर बात हो रही है, निर्गुण धारा के जो प्रेमाश्रयी कवि हैं उनके नाम और उनकी रचनाओं के नाम, ये आपसे पूछा जा रहा था। प्रमुख जो कवि हैं वो और उनकी रचनाएं। तो निर्गुण धारा में आप देखते हैं भक्ति काल की अगर मैं बात करूं, भक्ति काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बाबू? 4 भागों में। वैसे सरल भाषा में देखें तो 2 भागों में इसको बांटते हैं, एक सगुण भक्ति शाखा, एक निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की अगर बात करें तो 2 पार्ट है इसमें, एक कृष्ण भगवान वाली यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। और जो दूसरी शाखा है उसकी अगर बात किए तो उसमें एक निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और एक निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा रहा है? निर्गुण प्रेमाश्रयी की, अर्थात प्रेमाश्रयी के कवियों में आप देखते हैं कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, शेख नबी, जायसी, कासिम शाह, ये सब आते, शेख निसार। ठीक है, तो ये सब निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवि हैं। और कुतुबन जो हैं एक प्रकार से इनकी रचना है मृगावती, मंझन की रचना है मधुमालती, उस्मान की रचना लिख लीजिएगा चित्रावली, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, शेख नबी जो है इनकी रचना है ज्ञानदीप, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, जायसी की रचना तो आपको पता होगा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मसलानामा, कहरानामा, कन्हावत, ये सब रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। और इसके अलावा शेख निसार, आप लोगों ने अवधि काव्य में पढ़ा होगा शेख निसार को। ठीक है, शेख निसार की रचना है यूसुफ जलेखा, तो वो भी एक प्रकार से
निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवियों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि ये जितने नाम हमने बताया आपको, इनको इनमें से 4-5 नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी मतलब निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवियों के नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया और रचनाओं के नाम। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता कि भाई निर्गुण जो है जो प्रेमाश्रयी है उसके तो नाम हो गए, लेकिन निर्गुण धारा का जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा पूछ लेता तो क्या करते आप। ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर बात की जाए तो उसमें क्या नाम है, किसका नाम भाई, नामदेव सबसे पहले व्यक्ति है। नामदेव की बात की तो नामदेव के पद उन्होंने लिखे। इसके अलावा कबीर दास का नाम बड़ा फेमस है इसमें। साखी शबद रामायणी इनका पद है, मतलब खास करके साखी शबद रामायणी पार्ट है तीनों बीजक के, तो ये रचना कबीर की है। इसके अलावा कबीर की वाणियों का संग्रह है बीजक, उसके 3 पार्ट हैं, साखी शबद रामायणी। तीसरे विद्वान है धर्मदास, उन्होंने भी पदों की रचना करी, फुटकल पदों की। फिर है सुंदर दास, ठीक है, सुंदर ग्रंथावली लिखी, सुंदर विलास लिखा। इसके बाद में है मलूक दास, उन्होंने रतन खान और ज्ञान बोध लिखा। इसके अलावा नानक हैं, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा नानक देव ने। और इसके अलावा संत रैदास की अगर बात की जाए तो संत रैदास ने रैदास की वाणी लिखी। इसके अलावा परमदास ने भक्ति सागर लिखा। तो ये सब एक प्रकार से निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं, उनकी रचनाओं के नाम मैंने आपको बताए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यहीं पर और भी चीज़ों को मैं आपको बता दूं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि जो है एक प्रकार से जो राम भक्त शाखा उसके कवियों के नाम बताएं, तो राम भक्त शाखा में तुलसीदास जी बड़े फेमस व्यक्ति हैं, अग्रदास जी, नाभादास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद, चौहान, हृदय राम, ये सब हैं। तुलसीदास जी की प्रमाणिक रचनाएं 12 हैं। वो रामलला चहू, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपिनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक और कवितावली, ठीक है। अग्रदास की रचना है रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी, श्रृंगार रससागर। नाभादास जो है राम भक्त शाखा के, उनकी रचना है भक्तमाल। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। तो ये सब जो है एक प्रकार से राम भक्त शाखा के से रिलेटेड है, तो ओके। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो जो आएगा एक प्रकार से वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे अष्टछाप के कवियों के नाम। तो अष्टछाप में आपको पता होगा जो कृष्ण भक्त शाखा के हैं वो अष्टछाप के कवियों में आते हैं, जैसे कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और छीस स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, ये सब जो है अष्टसखा या अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं भक्ति काव्य में प्रचलित जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो एक प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो जैसे रामानुजाचार्य की बात की तो विशिष्टता द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद सिद्धांत दिया था रामानुजाचार्य जी ने। दूसरा सिद्धांत है द्वैतवाद, द्वैतवाद को दिया था श्री माधवाचार्य जी ने। और इसके अलावा तीसरा सिद्धांत है द्वैतवाद है, जिसको भेदोपभेदवाद भी कहते हैं, तो उसको दिया था निम्बारकाचार्य ने। और बाद में आते हैं कृष्ण भक्त शाखा के जो सूरदास जी के गुरु जी हैं वल्लभाचार्य, उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया। तो ये 4 एक प्रकार से सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, खास करके भक्ति काव्य में प्रचलित जो दार्शनिक सिद्धांत है वो कौन कौन से। विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, वो है रामानुजाचार्य ने दिया। द्वैतवाद माधवाचार्य ने दिया। द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य ने दिया। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। रीतिकाल के प्रमुख लक्षण ग्रंथ कौन कौन से हैं बताएं। बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। लक्षण ग्रंथ जो रीतिकाल के कौन कौन से भाई, तो रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों की अगर बात की जाए तो जो केशवदास हैं उनकी जो कविप्रिया रचना है वो लक्षण ग्रंथ है। और इसके अलावा लक्षण ग्रंथ का मतलब होता है कि जिसमें उदाहरण और ख़ास करके ये सारी चीज़ें जो रस छंद अलंकार ये सब मिल जाएं तो उसको बोलते हैं लक्षण ग्रंथ, ठीक है। तो केशवदास की जो कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, ये सब रचना कैसी हैं, लक्षण ग्रंथ हैं। इसके अलावा चिंतामणि के द्वारा लिखित रचना है रसविलास, कवि कल्पतरु, ये भी रचना जो है खास करके रीतिकाल के प्रमुख लक्षण ग्रंथों में शामिल है। इसके अलावा मतिराम कृत रचना है रसराज, ललित ललाम। इसके अलावा पद्माकर ने लिखा है रचना पद्म भरण, और इसके अलावा भूषण ने लिखा है शिवराज भूषण। भिखारी दास ने लिखा है रस सारांश। तो ये सब एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि एक प्रकार से लक्षण ग्रंथ हैं रीतिकाल के, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, रीतिकाल के कवियों के अगर नाम आपसे पूछे तो उसमें नाम आप लिख सकते हो केशवदास का। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। दूसरा नाम आप लिख सकते हो चिंतामणि त्रिपाठी जी का, कवि कुल कल्पतरु इनकी रचना और पिंगल रचना है। इसके अलावा मतिराम की रचना है ललित ललाम, मतिराम, सत्सई और रसराज। सेनापति भी रीतिकाल के ही कवि हैं। काव्य विकल्प इनकी रचना है। आचार्य देव की रचना है भाव विलास।
भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बाहुनी, छत्रसाल दशक। बिहारी है, बिहारी सतसई मात्रा एक रचना उनकी है पूरी हिंदी साहित्य में। घनानंद जो एक प्रकार से मुक्त विचारधारा से हैं, ठीक है, रीति मुक्त धारा के परंपरावादी विचारक हैं घनानंद। सुजान सागर, सुजान हित ये रचना लिखी। सुजान नामक वैश्य से प्रेम भी करते थे घनानंद, इसीलिए सुजान से रिलेटेड कई सारी बातें लिखी हैं। बोधा, इसके बाद में बीरा वारिस, इश्कनामा। बोधा भी एक प्रकार से प्रेमी व्यक्ति रहे हैं। भिखारी दास की बात की रस सारांश, काव्य निर्णय, तो ये सब रचनाएं जो है खास करके, और कवियों के नाम ये सब किसके हैं, रीतिकाल के। आपकी परीक्षा में पूछा था प्रश्न, तो मैंने सोचा बता दें। प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतेंदु युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इसकी अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतेंदु युग के बारे में ये, ठीक है। भारतेंदु युग की बात की जाए तो कई सारी प्रवृत्तियां हैं इसकी, जैसे पहली प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की भावना, दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना, तीसरी प्रवृत्ति भक्ति की भावना, चौथी है श्रृंगारिकता, पाँचवीं है प्रकृति चित्रण, छठवीं है हास्य व्यंग चीज़ें लिखी जा रही थी, सातवीं अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये सब भारतेंदु युग की ही रचनाएं हैं। इसके अलावा आप देखते हैं रीति निरूपण भी किया जा रहा था, समस्या पूर्ति भी करी जा रही थी। समस्या पूर्ति का मतलब होता है कि एक लाइन में एक कोई प्रश्न होता है और उसकी दूसरी लाइन में उसका उत्तर होता था। काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से लिखी जा रही थी समस्या पूर्ति वाली। काव्य अनुवाद के अतिरिक्त कला पक्ष भी आप देखिएगा, उसके विभिन्न एक प्रकार से प्रवृत्तियाँ आपको भारतेंदु युग में दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब भारतेंदु युग की एक प्रकार से क्या थी, भारतेंदु युग की एक प्रकार से विशेषताएं थीं। भारतेंदु युग में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही पड़ा भारतेंदु युग। 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो युग रहा है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नायक रहे हैं, और बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन जी, इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्रा, अंबिका दत्त व्यास, ये सब जो विद्वान हैं ये सब किस काल के विद्वान हैं, तो ये सब भारतेंदु युग के ही विद्वान हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न है या 9वां नंबर, 10वां प्रश्न है। आधुनिक काल के विभिन्न उप विभाजनों को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। आधुनिक काल के विभिन्न उप विभाजनों को उनके कालक्रम में लिखें, यानी आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला जो आधुनिक काल का जो भाग है उसको नाम दिया गया भारतेंदु युग। 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय भारतेंदु युग कहा जाता है। दूसरा जो काल है आधुनिक काल का वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की बात की जाए तो 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक चलता है, और 1918 के बाद आप देखते हैं छायावाद आता है, और 1936 तक चलता है, यानी 1918 से 1936 छायावाद। चौथा युग आता है उसके बाद में, वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1943 तक चलता है। फिर इसके बाद में आता है आपका प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की बात की जाए तो आगे ने 1943 ईस्वी में आपको पता होगा तार सप्तकों का प्रकाशन किया था, और इसीलिए प्रयोगवाद की शुरुआत भी 1943 से ही मानते हैं। तो 1943 से लेकर के 1951 तक प्रयोगवाद चला। प्रयोगवाद के बाद में आप देखते हैं आता है आपका समकालीन साहित्य। समकालीन साहित्य में 1951 से लेकर के अब तक का जो रचना संसार है वो सब शामिल किया जाता है। और समकालीन साहित्य में आप देखते हैं कई प्रकार की चीज़ें हुई हैं, और गद्य में जाएंगे तो कई प्रकार की विधाओं, नवीन गद्य विधाओं का विकास हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा जो है किसमें, काव्य में अगर आप देखिएगा तो काव्य में भी एक प्रकार से यहाँ पर आकर के कविता ने गद्यात्मक या गद्य गीत लिखे जा रहे थे, नवीन गीत लिखे जा रहे थे, ठीक है। ये सब एक प्रकार से समकालीन साहित्य में आपको देखने को मिलेंगे, नई कविता, ठीक है, ये सब आपको यहीं पर मिलेंगी। ओके, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सभी लोग, खंडबा की अगर बात की जाए तो खंडबा से आपको सभी प्रश्न करने होंगे। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका बढ़िया है, ये बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या है आपका, कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। अच्छा, आप 200 शब्दों में लिखना है, लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात ये होती है इसमें कि इसको लेकर के अगर आप एक प्रश्न कर देंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर और अच्छी बात ये है कि जैसे मान लेते हैं यह प्रश्न आपको नहीं पता है तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे प्रश्न है कबीर और तुलसी के राम में अंतर बताइए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता मान लेते तो इसके स्थान पर आप ये प्रश्न लिख सकते हो कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में क्या अंतर है। दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, चाहो तो ये करो चाहो तो ये करो, दोनों में से केवल एक ही करना है, बात ध्यान रखिएगा। ओके, जब आर आपको दिखे यानी अथवा करके दिया हो तो ऐसे ही आपको करना होता है।
प्रश्न आपका पहला है, देखेंगे कबीर और तुलसी के राम में क्या अंतर है। तो कबीर के राम की अगर बात की जाए तो कबीरदास के जो राम हैं वो अनादि हैं, वो अनंत हैं, वो अजन्मा हैं, वो अगोचर हैं, वो अक्षर हैं, मतलब वो दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो कबीर के जो राम हैं वो दृष्टिगोचर नहीं है, वो दिखने वाले राम नहीं हैं। वो एक प्रकार से अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ है, और कबीर उन राम की कल्पना करते हैं। जबकि तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो वो राम की अगर बात की जाए, भगवान श्री राम जी की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो कि दशरथ जी के घर में पैदा हुए थे, कौशलपति दशरथ के पुत्र के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने उनको माना है राम। और देवों, ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा के लिए जिन भगवान ने अवतार लिया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, तो वो एक प्रकार से उन रूप का वर्णन किया है तुलसीदास जी महाराज जी ने। मनुष्य का रूप धारण जब भगवान करते तो उस रूप का वर्णन किया है किसने, तुलसीदास जी महाराज ने। ठीक है, दूसरा अंतर ये लिख सकते हो आप, दूसरा अंतर क्या है, कबीर के राम जो हैं वो निर्गुण हैं, अरूप है, रूपहीन है, रंग जाति उनके पास नहीं है। और जबकि तुलसी के राम जो हैं नील वर्ण के हैं, धनुषधारी हैं, सीतापति हैं, और इसके अलावा उनकी जटा भी एक प्रकार से, यानी कि कभी जटाधारी तो कभी मुकुटधारी राजा राम बन जाते हैं, कभी वनवासी का जीवन काटते हैं, कभी राजा बनते हैं। तो एक प्रकार से ये भगवान राम का वर्णन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, और बाकी कबीरदास जो है वो अजन्मा राम की बात करते हैं। ठीक है, वो निर्गुण ब्रह्म को एक प्रकार से राम स्वीकार करते हुए उनकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से कबीर और तुलसी के राम में दोनों में मैंने अंतर आपको बता दिया। ओके, समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपके। आगे बढ़ते हैं, तो ये अंतर हो गया भाई। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में क्या अंतर है बताइए। तो रीतिमुक्त और रीतिबद्ध काव्य की अगर बात की जाए तो क्या अंतर है भाई। रीतिबद्ध जो होता है ऐसे ग्रंथ या ऐसे कवि जो कि एक प्रकार से रीतियों में बंद करके लाक्षणिक ग्रंथ लिख रहे थे, जो एक प्रकार से रस छंद अलंकार को ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, काव्य प्रयोजन पर विशेष ध्यान दे रहे थे, तो वो रीतिबद्ध धारा से जुड़े रहे थे। और रीति मुक्त में बंधन मुक्त होकर के रचनाएं लिखते थे, वो जैसे आलम हो गए, बोधा हो गए, घनानंद हो गई, ये सब। ठीक है, तो जिन कवियों की अगर बात की जाए, जिन कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र तथा तजजन्य हिंदी काव्यशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए काव्य रचनाएं करी अथवा काव्यशास्त्र का ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचनाएं करी, और उन्हें रीतिबद्ध कहा गया जिन्होंने ऐसा किया। जबकि आप देखते चिंतामणि, बिहारी, मतिराम, केशवदास, ये सब एक प्रकार से रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। हालांकि कुछ विद्वान रीति सिद्ध काव्यधारा भी बताते हैं, उसमें बिहारी का नाम आता है। ठीक है, बिहारी सब कुछ जानते हुए भी आप देखते हैं लाक्षणिक ग्रंथों को नहीं लिखा है। उनकी एकमात्र रचना 713 दोहों की, उसका नाम है बिहारी सस्सई। ठीक है, तो कबीर को भी एक प्रकार से अगर दो भागों में बांटेंगे रीति काल को, तो कबीर को हम किस में बिहारी को किस में रखेंगे, रीतिबद्ध में रखेंगे। तो रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि हैं, चिंतामणि हो गए, बिहारी हो गए, मतिराम हो गए और केशवदास हो गए। केशवदास को तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, छंदों का अजायब घर इनकी रचना कहलाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें काव्य को रीतिबद्ध कहा गया है, और जिन कवियों ने रीति नियमों या रीति रिवाज विधान का पालन नहीं किया उन्हें रीतिमुक्त कवि कहा गया है। और जैसे इसमें नाम आता है घनानंद का, बोधा का, आलम का, ठाकुर का, ये नाम आता है रीतियों से मुक्त होकर के जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो एक प्रकार से ये दो एक प्रकार से पार्ट जो थे रीतिमुक्त और रीतिबद्ध, इनमें हमने आपको अंतर बता दिया, आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है प्राकृत भाषाओं का संक्षेप में वर्गीकृत कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा सभी लोग भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जो प्राकृत भाषा है इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृत भाषाओं का संक्षेप में वर्गीकरण कीजिए। तो बात की जाए प्राकृत भाषाओं की, तो प्राकृतिक भाषाओं का वर्णन विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है। कुछ विद्वान धार्मिक दृष्टिकोण से विभाजन करते हैं प्राकृतिक भाषाओं का, जैसे बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली, जैन सूत्रों की भाषा आर्ष यानी अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री, जैन सौरसेनी, इन सभी का ये भाषा एक प्रकार से बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्वानों की अगर बात की है तो उन्होंने साहित्य स्तर पर प्राकृत का वर्गीकरण किया, और उन्होंने कहा कि जैसे कि महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैचासी, अपभ्रंश, तो कुछ क्षेत्रीय भौगोलिक वर्गीकरण को प्रधानता भी देते हैं, जैसे कि सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, और इसके अलावा
आप देखते हैं ये सब भाषाएं जो हैं खास करके ये प्राकृत के भाग है, प्राकृत भाषा के। और खास करके प्राकृत व्याकरणों ने मुख्य रूप से खास करके प्राकृत भाषाओं को कई विभाषाओं में बांटा है। जैसे कि अगर बात की है भरत मुनि की, तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत 7 प्राकृतों के बारे में बताया है। पहला जो प्राकृत भाषा है वो है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है मागधी अपभ्रंश, तीसरा है अर्धमागधी। मागधी अपभ्रंश जो है इससे बिहारी हिंदी बनी, ठीक है। अर्धमागधी से बनी है पूर्वी हिंदी, ओके। और चौथी जो हिंदी है आपकी वो है मतलब कि चौथी जो प्राकृत है वो है जो है छाड़ मतलब कि क्षणात्या, पाँचवीं है वाहिकी, छठवीं है अवंती, सातवीं है प्राच्या। तो साहित्य दर्पण में 12 प्राकृतों के नाम गिनाए गए हैं, जिनमें साकरी, द्रविड़ी, आभीरी, चंडाली नए नए हैं। और प्राकृत लंकेश्वर में आप देखते हैं 16 प्राकृतों का उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक चंद्रिका में प्राकृत के 27 भेद गिनाए गए हैं। और उपरोक्त विवरणों के अतिरिक्त त्रिविक्रम, लक्ष्मीधर, सिंहराज, नरसिंह आदि विद्वानों ने हेमचंद्र के विभाजन का अनुसरण किया और त्रिविक्रम के अतिरिक्त अन्य लोगों ने आर्ष को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं प्राकृतिक भाषाओं में कई भाषा थी जिनके माध्यम से हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। तो चूंकि आपको मैं बता दूं कि हिंदी जो भाषा है इसका विकास सबसे पहले आप देखिएगा संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा की अगर बात की तो उससे बनी कौन सी, पाली। पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी अवहट्ट और अवहट्ट से बनी आपकी हिंदी। तो एक प्रकार से ये देखिएगा तो यही जो एक प्रकार से जो अपभ्रंश था या यही जो अर्धमागधी एक प्रकार से प्राकृत है या सौरसेनी जो प्राकृत है ये आकर के वही अर्धमागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी एक प्रकार से सौरसेनी बनेगा। तो कहीं मतलब ये सौरसेनी बनेगा। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जब ये अपभ्रंश में आएंगे, चूँकि सबसे पहले भाषा संस्कृत है, फिर पाली, फिर प्राकृत और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आता है, ठीक है। तो उसी अपभ्रंश से हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका अगला कौन सा प्रश्न है भाई, देखेंगे सभी लोग। देखिए आर करके आपको अथवा प्रश्न दिया गया है, अथवा करके पूर्वी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में मैंने आपको बताया भी था। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियाँ भैया, पूर्वी हिंदी कितनी बोलियाँ हैं, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं, पूरब में 3 बोलियाँ। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियाँ भाई, 3 बोलियाँ। कौन कौन सी, फटाफट से आप बताएंगे। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और इन सभी हिंदी के बारे में मैंने आपको बताया है। फटाफट से आप बताएंगे। पूर्वी हिंदी का सामान्य परिचय, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और आप देखते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियों का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी प्राकृत या अर्धमागधी अपभ्रंश के रूप में हुआ है। और अर्धमागधी का क्षेत्र जो है मागधी और सौरसेनी प्राकृत के बीच पड़ता है। अर्धमागधी से विकसित बोलियों पर भी मागधी और सौरसेनी से विकसित बोलियों का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। और 3 बोलियां हैं खास करके हिंदी में, पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसमें अवधी बड़ी फेमस बोली है। और अवधांचल या प्राचीन अवध प्रदेश की बोली का नाम अवधी है। और वास्तव में आप देखिएगा अवधी बोली नहीं बल्कि एक भाषा के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अवधी जो बोली है वो बड़ी फेमस बोली है। अवधी में साहित्य भी आप देख सकते हैं। अवधी काव्य मैंने आपको पढ़ाया है विस्तार से। तो अवधी काव्य हुए भैया, अवधी कौन में बोली जाती, हम जो उन्हें पढ़ाई थे इस समय में वह है भाषा हुए अवधी। अवधी को अगर बात करी तो अवधी जौन हुए, अवधी की उत्पत्ति अयोध्या से मानी जाती। और जो वर्तमान समय है, वर्तमान शब्द है अयोध्या। अब चूँकि फैजाबाद ख़त्म हो गया तो देखिए वर्तमान समय में अयोध्या के बगल गोंडा, गोंडा के बगल बस्ती और यहाँ बलरामपुर, बहराइच, ठीक है, उतरौला, इधर मनकापुर, इधर सब देखो तो ये सब गोंडे में पड़ता है हालांकि। लेकिन ये सब क्षेत्र जो है सुल्तानपुर, यहाँ तक कि आप देखते हैं कन्नौज नहीं, यहाँ तक एक प्रकार उन्नाव तक आप देखिए, लखनऊ उन्नाव तक एक प्रकार से अवधी बोली जाती है। यानी अवधी का क्षेत्र जो है व्यापक है, बड़ा है। तो ये सब अवधी का एरिया है, ठीक है। और दूसरी जो भाषा है वो कौन सी है, बघेली। बघेलखंड की बोली जाने की जो है, बघेलखंड में चूँकि ये भाषा बोली जाती है, इसको इसीलिए बघेली कहते हैं। और इसका संबंध बघेल वंशी क्षत्रियों से रहा है बघेली का। और आप देखिएगा आप देखिएगा बघेली का केंद्र जो है रीवा जो है, वही होने के कारण से इसका एक नाम रिवाई भी कहा जाता है बघेली को, क्योंकि रीवा के आसपास की ही भाषा है बघेली, तो इसीलिए इसको रिवाई भाषा भी कहते हैं। और तीसरी जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की बात की तो छत्तीसगढ़ आपको पता होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन दोनों में आप देखती छत्तीसगढ़ी भाषा ही बोली जाती है। और
चूँकि छत्तीसगढ़ में बोली जाती है ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी भ्रंश के दक्षिणी रूप में हुई है। और छत्तीसगढ़ी का मुख्य केंद्र जो है मध्य प्रदेश का जो रायपुर ज़िला है, इसके अलावा बिलासपुर, संभलपुर, इन सभी ज़िले का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर आपको मिलेगा। आदर्श या शुद्ध रूप में मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर के पश्चिमी भाग, काकोर और जो है राजनांदगांव और खैरागढ़, कवर्धा, चांदा जिला, यहाँ सब आप देखिएगा खूब अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उत्तरी पूर्वी भाग में, बालाघाट के पूर्व भाग में आप देखिएगा तो यही यानी छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। ओके, समझ में आ गई चीज़ें। तो ये है एक प्रकार से पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियों का सामान्य परिचय जो कि मैंने आपको बताया, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है प्रश्न आपसे पूछा रहा है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है या व्युत्पत्ति जो हुई है, इस पर विभिन्न विद्वानों ने या भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। प्रमुख भाषा शास्त्री हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। उन्होंने एक प्रकार से प्रयोग और रूप की दृष्टि से हिंदवी या हिंदी शब्द को फारसी माना। उन्होंने कहा पहले हिंदवी कहा जाता था, बाद में वही हिंदवी से हिंदी बना है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कहते हैं कि शब्द जो है हिंदवी जो शब्द है वो हिंदवी शब्द फारसी है और इसी हिंदवी से बना है हिंदी। ठीक है, यदि हम प्राचीन एवं मध्यकालीन आर्य भाषाओं की प्राप्त सामग्री का सूक्ष्म अध्ययन करें तो हमें हिंदी शब्द का व्यवहार भी कहीं नहीं मिलेगा। और फारसी में हिंदी शब्द का अर्थ हिंद से संबंध रखने वाला होता है, किंतु हिंदी का प्रयोग हिंद के वासी या हिंद की भाषा के अर्थ में होता रहा है। और जो है इकबाल साहब ने प्रस्तुत जुमले में खास करके उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत जुमले में कि हिंदी है हम वतन है हिंदुसिता हमारा के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग हिंद के वासी के रूप में हुआ। और आप देखते हैं अमीर खुसरो के समय में हिंदी से तात्पर्य भारतीय मुसलमानों से था और खुसरो ने हिंदी तथा हिंदू में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा कि बादशाह ने हिंदुओं को हाथी से कुचलवा डाला किंतु मुसलमान जो हिंदू थे सुरक्षित रहे। तो ये एक प्रकार से बताया। तो आप देखिएगा यही सब क्या है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति को लेकर के बातें कही जाती हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है इस पर दूसरी प्रकार से विचार भी किया जा सकता है। हमारे देश में आपको पता होगा हिंदू शब्द आपको पता होगा, हिंदू जो नाम है ये वस्तुतः सिंधु जो नदी है उसी का प्रतिरूप है। चूँकि ईरान और फारस के जो निवासी होते हैं वो सिंधु नदी के तट के प्रदेश को हिंद या वहाँ के निवासियों को हिंदू कहते हैं। चूँकि वो लोग सा नहीं बोल पाते, वो लोग सा को फा बोलते हैं, क्या सॉरी सा को क्या बोलते हैं, हा बोलते हैं। सा को जो यहाँ के लोग होते हैं ईरान के और फारस के वो फा बोलते हैं, सा को सॉरी क्या बोलते हैं, हा बोलते हैं सा को, इसीलिए वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे और इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू बोलते थे और यहाँ पर हिंदुस्तान बोलते थे। ठीक है, या हिंदी यहाँ की बोली जाने वाली भाषा को। तो एक प्रकार से इसलिए इससे हिंदी का उदय होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये है सिंधु नदी के तट के प्रदेश को हिंद और वहाँ के निवासियों के हिंदू कहते थे और फारसी में सा जो है हा में परिवर्तित हो जाता है, आपको पता होगा। और ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस यानी इंडस कहा, आप देखते हैं जो है। और जो विद्वान हैं उन्होंने जो रोमन लोग हैं उन्होंने इंडस कहा, जबकि ग्रीक लोगों ने इंदोस कहा और यहाँ के निवासियों को इंदोई कहा और प्रत्येक को इंडोके मतलब इंदोके कहा, इंडिका कहा। तो इसी नाम से एक प्रकार से आप देखते हैं आगे चल करके लैटिन रूप में इसको इंडिया बना दिया जाता है और इस प्रकार इंडिया का अर्थ विस्तार हो जाता है और इसका प्रयोग संपूर्ण भारत के लिए होने लगता है। परंतु हिंदी भाषा विज्ञान के मान्य विद्वान हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, वो हिंदी शब्द को मुसलमानों की देन मानते कि भाई मुसलमानों की ही देन है हिंदी जो शब्द है। ठीक है, तो ये हिंदी शब्द के बारे में उसकी व्युत्पत्ति पर हमने कुछ तर्क दिए, कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है, आप लोगों ने उसको जाना। आगे बढ़ते हैं, आर करके आपको अगला प्रश्न दिया गया है, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न क्या है, विभाषा से आप क्या समझते हैं, विभाषा किसे कहते हैं। तो विभाषा की अगर बात की जाए तो विभाषा क्या होती है बाबू, विभाषा की अगर बात की जाए तो विभाषा जो होती है किसी प्रदेश की या किसी प्रदेश विशेष में एक प्रकार से बोली जाती है और ख़ास करके विभाषा अपने व्यवहारिक रूप में अन्य भाषाओं से अलग होती है, परंतु इतनी भी भिन्न नहीं होती, इतनी भी अलग नहीं होती है कि उसे पृथक भाषा मान लिया जाता है।
अनेक धार्मिक और राजनीतिक व्यवहारिक कारणों से बोली कभी कभी क्या हो जाती, भाषा बन जाती। जैसे कि अपने यहाँ की जो बोली है, दो बोली मुख्य रूप से, एक तो अवधी और एक ब्रज भाषा, ये दोनों कहीं ना कहीं पे इतने व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं, इसको हम विभाषा बोलते हैं। चूँकि ये भाषा हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं, खास करके चाहे ब्रज भाषा की बात करें चाहे अवधी की, तो ये आती हैं हिंदी के अंतर्गत ही। लेकिन इनका क्षेत्र अपना इतना व्यापक है कि इनको विभाषा हम कहते हैं, ठीक है, उपभाषा कहते हैं अवधी बघेली, मतलब अवधी और ब्रज भाषा को, चूँकि बड़ी फेमस भाषा हैं दोनों। इसमें काव्य लिखे गए, साहित्य की रचना हुई, तो जिस भाषा में साहित्य की रचना होती है आमतौर पर वही भाषा एक प्रकार से मुख्य भाषा मानी जाती है। तो हिंदी के उदय से पहले, हिंदी का जन्म जब नहीं हुआ था, तो उससे पहले आप देखिएगा, हिंदी से पहले आपको मैं बता दूं कि अच्छे तरीके से, जैसे तुलसीदास जी ने का जो है जो लिखा, रामचरितमानस अवधी में ही लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। और भी जितनी पहले रचनाएं होती थी वह तो ब्रज में होती थी कविताएं, या तो हिंदी में लिखी जाती थी। ये 1850 के बाद में जा कर के खड़ी बोली का विकास होता है और हिंदी एक प्रकार से विधिवत तरीके से समकक्ष आती है। और एक प्रकार से खड़ी बोली का, हिंदी का जो पारस्करण हुआ, परिमार्जन हुआ, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब नेतृत्व संभाला, एक प्रकार से उसका क्या बोलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पात्रिका का संपादन जब प्रारंभ किया, तो हिंदी भाषा का परिमार्जन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया, ठीक है। तो विभाषा ये होती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 1 मिनट में थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, ओके, थोड़ा सा गला मेरा बैठ रहा है, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करूँ तो पुनः प्रारंभ करता हूँ। देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, अष्टछाप के कवियों एवं कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी जो अष्टछाप के कवि हैं उनका नाम लिखिए और उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखने का प्रयास करें। मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ, कोई व्यक्ति एक प्रकार से इसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है मैं आपको वास्तविक बताऊँ थोड़ा सा, जो है अभी क्या हुआ था कि मैं, चलें, हालांकि इसको बताना उचित नहीं है, बाद में कभी बता देंगे, तो माफ़ी चाहूँगा इसलिए, चूँकि बीच में अगर कोई दिक्कत हो रही है या फिर आवाज़ अच्छे तरीके से नहीं जा रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा हम, चूँकि एक प्रकार से मतलब माफ़ी चाहेंगे हम, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई टाइम नहीं मिल पाता आराम करने का, तुरंत भोजन लिया और तुरंत आ गए पढ़ाने के लिए, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी समझ रहे हैं ना, तो एक प्रकार से डकार वगैरह या अच्छे तरीके से जब भोजन का पाचन नहीं हो पाता है तो फिर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो वो कभी कभी जैसे क्या होता है तो उसमें थोड़ा सा रुक जाता है वॉइस हमारा, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोग, उसको थोड़ा सा जो है अपने आप से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते, तो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है अष्टछाप के कवियों और कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। अष्टछाप की अगर बात की जाए तो अष्टछाप का सबसे पहले आप जानिए, जो एक प्रकार से प्रवर्तन किया था या जिन्होंने इसको स्थापना करी थी, अष्टछाप के कवियों को इकट्ठा किया था, संग्रह किया था, उनका नाम क्या है, उनका नाम है विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति शाखा के या भगवान श्री कृष्ण की परंपरा से जुड़े हुए कवियों को इकट्ठा किया। उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य थे उनके पिताजी यानी कि वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी। वल्लभाचार्य जी आपको पता होगा सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु हैं और विट्ठलनाथ के एक प्रकार से मित्र भी थे अच्छे खासे, जो कि एक प्रकार से उनके गुरु जी के पुत्र थे। और अष्टछाप के कवियों की अगर बात की जाए तो उनमें 4 जो कवि हैं वो गोस्वामी विट्ठलनाथ के खुद के शिष्य थे और 4 शिष्य जो थे वो उनके पिताजी के यानी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनमें सूरदास जी भी शामिल थे। सूरदास जी सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं अष्टछाप के कवियों में, यह ध्यान रखिएगा। तो सूरदास जी का पहला नाम आप लिख लीजिए, सूरदास। सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, 3 रचना इनकी बड़ी फेमस है ये। दूसरे विद्वान है कुंभन दास। कुंभन दास के रचना वैसे तो नहीं मिलती, कुछ फुटकर पद मिलते हैं इनके, तो ये हो गए। तीसरे जो विद्वान हैं अष्टछाप के, उनका नाम है परमानंद दास। परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर, ठीक है। और जो चौथे विद्वान हैं अष्टछाप में, उनका नाम है कृष्णदास। कृष्णदास की अगर बात की है तो इनकी रचना है जुगल भानुचरित और भ्रमर गीत, प्रेम तत्व, ये कृष्णदास की रचना है।
पांचवें जो कवि हैं खास करके अष्टछाप के, उनका नाम है नंददास। नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। इसके अलावा छठवें जो विद्वान हैं या व्यक्ति हैं या कवि हैं अष्टछाप के, उनका नाम है छीत स्वामी। इनके कुछ फुटकर पद मिलते हैं। इसके अलावा सातवें जो कवि हैं वो हैं गोविंद स्वामी, इनके भी फुटकर पद मिले हैं। और जो आठवें विद्वान हैं या कवि हैं छाप में शामिल, उनका नाम है चतुर्भुज दास। उनकी रचनाएं मिली हैं, जैसे उनकी रचना है द्वादश पैज और हितजू को मंगल, शक्ति प्रकाश। ठीक है। सूरदास और नंददास जो हैं ये पुष्टि मार्ग मतलब पुष्टि मार्गी भक्ति सिद्धांतों के अनुसरण और उच्च कोटि के काव्य ग्रंथों के प्रणयन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुंभन दास की बात की तो कुंभन दास के कुछ फुटकर भक्ति संबंधी पद मिलते हैं और परमानंद ने खास करके कृष्ण की भक्ति, वात्सल्य और प्रेम का वर्णन फुटकर पदों में करा है। कृष्णदास की बात की तो कृष्णदास ने राधा कृष्ण के श्रृंगार से संबंधित वर्णन फुटकर पदों में रचना लिखी है। सूर और नंददास के बीच कवित्व की दृष्टि से भी एक प्रकार से इनका स्थान है कृष्णदास का। इसके अलावा छीत स्वामी की बात की तो सरस और पद मतलब सरस पदों की रचना करी है। गीत और उनकी ब्रजभूमि के प्रति अटूट आसक्ति के द्योतक हैं ये छीत स्वामी। गोविंद स्वामी के पद की बात की जाए तो भक्ति के सरोवर मतलब कि सरोवर होने के कारण से, चूँकि भक्ति से रिलेटेड इनके पद रहे गोविंद स्वामी के, और इसीलिए उच्च कोटि की संगीतात्मकता इनमें आपको दिखेगी गोविंद स्वामी में। बात की है चतुर्भुज दास की तो चतुर्भुज दास जो हैं वो भक्ति और श्रृंगार के फुटकर पदों की रचना अत्यंत सरस तथा सुव्यवस्थित ब्रजभाषा में उन्होंने करी है। तो ये सब एक प्रकार से अष्टछाप के कवि थे। कौन कौन से क्या क्या नाम है? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आर करके आपको दिया गया अथवा करके प्रश्न क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं, बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। ज्ञानाश्रयी कौन सी सरई भाई? ज्ञानाश्रयी जो है वो जो कबीरदास वाली सरई है वही है, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी वाली है वो प्रेमाश्रयी है। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लोग हैं प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, उसको बोलते हैं प्रेमाश्रयी। कबीरदास, नानक देव ये सब जो रहे हैं, मलूक दास, ये सब एक प्रकार से ज्ञान देने वाले पक्ष में रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर बात करें, इसकी कई विशेषता थी। पहली विशेषता तो ये थी कि इस्लाम धर्म में जो एकेश्वरवाद है वो, और वेदांत का जो ब्रह्मवाद है वो, और सूफी और वैष्णव का जो अहिंसावाद है, इन तीनों चारों से मिलकर के संत समुदाय का निर्माण होता है। आप देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा में आप इस्लाम धर्म का एकेश्वरवाद भी देखेंगे, आप वेदांत दर्शन का ब्रह्मवाद भी देखेंगे, आप सूफियों का अहिंसावाद और वैष्णव का अहिंसावाद दोनों देखेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञानाश्रयी के कवियों में या ज्ञानाश्रयी के संतों में आप देखिएगा इन सभी को समन्वित तरीके से सभी विचार आपको दिखेंगे। इसके अलावा दूसरी विशेषता ज्ञानाश्रयी शाखा की है कि ये जो थे एक प्रकार से इस शाखा के जितने भी कवि थे वो संत कहलाए और सभी ने ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ज्ञान के पद भी लिखे। तीसरी विशेषता है निर्गुणवादी सभी संत जो थे वो नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे, और ख़ास करके वो सगुण रूप को एक प्रकार से नकारते हैं, निर्गुण रूप को अपनाते हैं भगवान के। और जो एक प्रकार से चौथी विशेषता है ज्ञानाश्रयी शाखा की, उसमें ना चूँकि गुरुओं मतलब ये जो लोग थे ज्ञानाश्रयी के, इन लोगों ने गुरु को भगवान से भी अधिक एक प्रकार से महत्व दिया। कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने आप ही देव बताए, इस प्रकार से। ठीक है। इसके अलावा आडंबरों का खंडन किया, धर्म को सर्वजन साधारण से जोड़ा, और खासकर सामान्य जनता के लिए एक प्रकार से धर्म को सहज बनाने का काम एक प्रकार से ज्ञानाश्रयी शाखा कवियों ने करा। और अहिंसा सदाचार साधना के अनुयायी ये रहा करते थे। ठीक है, यानी अहिंसा सदाचार और साधना को एक प्रकार से मानने वाले थे। इसके अलावा जाति पाति का बंधन को स्वीकार नहीं करते थे ये ज्ञानाश्रयी शाखा के लोग। और इनकी भाषा जो थी वो सरधुक्कड़ी थी, खासकर कबीरदास की भाषा थी सरधुक्कड़ी भाषा। साधुओं के बीच बीच में जो सुनते थे बातें, उन्हीं चीज़ों को बोल करके लिखवा देते थे। तो एक प्रकार से वो होती थी सरधुक्कड़ी भाषा। मतलब कई सरधुक्कड़ी माने तो पंचमेल खिचड़ी, मतलब कई भाषाओं के शब्द। कबीर का जो बीजक पढ़ेंगे आप, साकी सबर रमणी कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें अवधी, ब्रज, बुंदेली, मतलब आप देखिए किसी भी बोली का शब्द ऐसा नहीं कि जो उनमें ना मिला हो। हर बोली का शब्द, अधिकतर भाषाओं का शब्द उनकी रचनाओं में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सब विशेषताएं हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, छायावाद के 4 उन नायकों के नाम लिखिए और उनकी विशेषताएं भी बताइए। छायावाद की बताएं। तो छायावाद के 4 उन नायक कौन कौन से, आप सभी को पता होगा। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंद पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। निराला यानी निराला जी की बात की है तो निराला जी को क्या बोलते हैं, निराला जी को छायावाद का एक प्रकार से शंकर बोला जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, ब्रह्मा विष्णु महेश, और महेश जो बोला जाता है वो प्रसाद, मतलब महेश बोला जाता है निराला जी को, शंकर भगवान बताया जाता है, ठीक है। ब्रह्मा बोला जाता है छायावाद का प्रसाद को, विष्णु बोला जाता है किसको, सुमित्रानंद पंत को, छायावाद की दुर्गा बोला जाता है महादेवी वर्मा को। तो छायावाद के 4 स्तंभ आपसे पूछता तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं, ये 4 महान नायक हैं। छायावाद रूपी छत को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम जो है, या उसको आधार देने का प्रधान काम जो किया है, वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे विद्वानों ने दी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो यही सब है छायावाद के 4 नायकों के नाम मैंने आपको बता ही दिए। और विशेषताओं की अगर बात की है छायावाद की, तो छायावाद की विशेषताएं की अगर बात की छायावाद की, तो कई सारी विशेषताएं छायावाद की है। छायावाद में आप देखते हैं कि कई प्रकार की चीज़ें हैं छायावाद में। आपको मैं बता दूं कि छायावाद जो शब्द है, खास करके इसको मुकुटधर पांडे जी ने प्रयोग किया था। लेकिन छायावाद में आप देखेंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद की बात की जाए, या निराला की बात करें, या पंत की बात करें, या महादेवी वर्मा जी की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्रभाव इन पर दिखता है। तो पहली विशेषता क्या लिखेंगे, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्रभाव। दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे छायावाद में, प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है, उद्दीपन और एक प्रकार से उद्दीपन और जो अगला रूप है प्रकृति का, तो उन दोनों रूपों में एक प्रकार से प्रयोग किया गया प्रकृति का। इसके अलावा प्रकृति के दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। तीसरी विशेषता है नारी के सर्वथा मौलिक और नवीन रूपों का निदर्शन आपको मिलेगा छायावाद युग में। इसके अलावा चौथी बात यह है कि कलात्मक स्तर पर भाषा, शैली, गीत, बिंब, प्रतीक, इन सभी का नया प्रयोग हुआ, नूतन प्रयोग हुआ है, उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है। तो यही सब विशेषता थी छायावाद की। छायावाद की बृहत्तरई अगर आपसे पूछे कि छायावाद की बृहत्तरई में किस किस कवि को स्थान मिला है, तो छायावाद की बृहत्तरई में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत को स्थान मिला है, ये बात ध्यान रखिए। छायावाद की बृहत्तरई ये है। ओके, जयशंकर प्रसाद की रचना में उर्वशी, कानन कुसुम, लहर, आंसू, ये सब फेमस हैं। निराला की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, और महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, ये सब। ओके, तो ये सब छायावाद के 4 नायक हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, आर करके आपको दिया गया, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए और उनकी रचनाओं के नाम लिखें। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखें। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से आपके द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों और उनके नाम की अगर बात की जाए तो देखिए, द्विवेदी युग में जो सबसे पहला नाम आप लिख सकते हो, चूँकि द्विवेदी युग जो है वो खास करके जो महान पथ प्रदर्शक थे, विचारक थे और एक प्रकार से सर्वस्वीकृत साहित्य नेता थे, उनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्हीं द्विवेदी जी के नाम पर इसका युग रखा गया है, द्विवेदी युग के नाम से। क्योंकि जब ये एक प्रकार सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालते हैं 1901 में ही संभाल लेते हैं, लेकिन 1902-03 से आप देखते हैं प्रारंभ करते हैं अच्छे तरीके से उसमें काम करना और हिंदी भाषा को परिष्कृत परिमार्जन करने का स्वरूप जो है उसका प्रयास और पूर्ण रूप से सफलता भी प्राप्त करी इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस युग को एक प्रकार से माना जाता है, उन्हीं के नाम पर इस युग को नाम दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि भाई और भी कवियों के नाम बताएं, तो एक तो हो गए आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं, इनकी रचना है कान्य कुब्ज, अबला, बिलाप, गंगा लहरी, ये सब रचना जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। दूसरे विद्वान का नाम आप लिख सकते हो श्रीधर पाठक जी की। श्रीधर पाठक या वनाष्टक इनको कहते हैं। श्रीधर पाठक की अगर बात करें तो कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, ये सब रचनाएं इनकी हैं। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद जिनको कहते हैं, ये तीसरे विद्वान हैं द्विवेदी युग के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात किया है, प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, ये सब रचनाएं किसकी हैं, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद की हैं। अयोध्या
प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की अगर बात की जाए तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जो थे, इन्होंने हिंदी का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा जिसको प्रिय प्रवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और चौथे विद्वान हैं खास करके द्विवेदी युग के, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्ता जी। मैथिली शरण गुप्ता जी जो हैं वो जयद्रथ बद्ध लिखते हैं, भारत भारती लिखते हैं, पंचवटी लिखते हैं। भारत भारती एक ऐसी रचना थी जिसको पढ़ने के लिए आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। केवल भारत भारती को पढ़ने के लिए पहले ट्रांसलेशन जैसी कोई सुविधा नहीं थी, गूगल नहीं था, तो लोगों को पुस्तकें पढ़ने में रुचि होती थी, तो इसलिए भारत भारती जो था एक प्रकार से हिंदी में ही छपी थी उस समय, ज़्यादा वो तो था नहीं ट्रांसलेशन का माध्यम। तो कहीं ना कहीं पे इसलिए क्या हुआ कि आप देखिएगा कि भारत भारती को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया आपका। तो ये इतने प्रश्न आपके हो गए कौन कौन से, लघु उत्तरीय टाइप के और अति लघु उत्तरीय टाइप के। अब दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न बच रहे हैं और उनको हम चर्चा करते रहेंगे। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के लिए आप लोग जो है हमारा महासंग्राम वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय से, खंड 7 से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। 15 नंबर का एक प्रश्न होता है। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपको दिए थे, उनमें से केवल 2 ही प्रश्न आपको छांट करके जो आपको आ रहे हैं उनको लिखना होता है। पहला प्रश्न, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा पर प्रकाश डालिए। जो इससे पहले वाला मॉडल पेपर है, पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा, उसको देख लीजिए, सबसे नीचे पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में, तो आप उसको देखिएगा। तो उसमें आपको इन सभी भाषाओं के बारे में, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या, संपर्क भाषा क्या है और संचार भाषा क्या, सभी के बारे में विस्तार से हमने बताया, तो उसको देख लेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। महासंग्राम वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है भक्ति आंदोलन। प्रश्न क्या है भाई, भक्ति आंदोलन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस कथन के आलोक में भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था। ओके, और लगातार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी भाषा की बोलियों का सामान्य परिचय देते हुए पूर्वी तथा पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न भी आ सकता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रश्नों पर हमने चर्चा ही कर दी, आप लोगों के समझ में आई हुई होंगी चीज़ें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।